चैनल इकोनॉमिक्स। सो अभी तक जो पार्ट हमने पढ़े उनमें हमने वैल्यू एडिट मेथड और इनकम मेथड ये देखा था कि किस तरीके से इन दोनों मेथड से हम अपना जीडीपी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। और सबसे पहली वीडियो में हमने ये सीख ही लिया था कि तीनों मेथड आपस में कोरिलेटेड है। सो आज हम एक अलग एस्पेक्ट की बात करने वाले हैं, जो कि एस्पेक्ट हमारे पास कौन सा, एक्सपेंडिचर मेथड। क्योंकि जब प्रोडक्शन होगा, जो प्रोडक्शन होगा वही प्रोडक्शन से इनकम आएगी और उसी इनकम को डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंड किया जाएगा, ठीक है। तो देखते पहले डेफिनेशन देखते फिर देखेंगे फॉर्मूला क्या है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो वैल्यू एडिशन क्रिएट्स इनकम। जब हम प्रोडक्शन करते हैं उससे इनकम आती है, इनकम से हम एक्सपेंडिचर करते हैं। और स्टूडेंट्स हमने एक आइडियल इकोनॉमी की पिक्चर लेके चली थी, जिसका मतलब ये था कि जितना भी प्रोडक्शन होगा वो सारा एक्सपेंडेबल है, वो सारा का सारा कंज्यूम कर लिया जाएगा। तो मतलब हर जो चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय द इकोनॉमी इज परचेज, हर चीज़ इकोनॉमी परचेज कर लेगी। वन मेथड ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज बाय मेजरिंग जीडीपी बाय मेजरिंग टोटल एक्सपेंडिचर्स इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी एक्सपेंडिचर्स हुए स्टूडेंट्स, जितने भी एक्सपेंडिचर्स, अगर हम वो सारे एक्सपेंडिचर्स प्लस कर दें तो वो किसके बराबर हो जाएंगे, जितनी इनकम दी तो कि खर्चे, जितनी इनकम आएगी उतना ही खर्चा हम करेंगे, ठीक है। और इनकम कितनी आएगी, इनकम उतनी ही आएगी जितनी हमने प्रोडक्शन करी थी। तो सीएसओ देखते हैं, सीएसओ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, द प्रोडक्शन विद इन द इकोनॉमी ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज स्पेंट ईदर फॉर कंजम्पशन, या तो दो चीजों के लिए किया जाएगा, या तो कंजम्पशन किया जाएगा और फॉर एडिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और फॉर एडिशन टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव एसेट्स विद इन द कंट्री। मतलब या तो तुम जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसे कंज्यूम कर देते हो, या तो प्रोड्यूसर की साइड से देखे तो वो उन्हें इन्वेस्ट कर लेता है ना। अगर मैं कंज्यूमर बन के देखूं तो कंजम्पशन कर लूंगा, बट अगर मैं प्रोड्यूसर के पार्ट पे देखूंगा तो उसको क्या हो जाएगा, उसकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। आगे स्टूडेंट्स क्या लिखा है, आगे लिखा है हेंस प्रोडक्शन कैन आल्सो बी मेजर्ड बाय considering the expenditures of those who purchase the finished or final goods and services, right? तो मतलब जिन लोगों ने फाइनल गुड्स पे जितना भी खर्चा किया है अगर उसका समेशन कर दे तो इवेंचुअली हमें वही मिल जाएगा। सो the expenditure is the sum of expenditure of all spending of institutional sectors, that is government, households, private enterprises, non-profit institutions serving households and rest of the world। मतलब जो खर्चा करेगा कौन करेगा, स्टूडेंट नेशनल इनकम का चैप्टर फर्स्ट जो लेक्चर 1 मैंने अपलोड किया था उसको याद करो। मैंने आपसे कहा था इकोनॉमी के अंदर 4 ही तरह के सेक्टर्स हैं जो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। वो 4 सेक्टर कौन है, हाउसहोल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जितना भी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज बना उन्हें कंज्यूम भी कौन करेगा, वही 4 सेक्टर कंज्यूम करेंगे, उन्हें कंज्यूम भी वही 4 सेक्टर करेंगे, हाउसहोल्ड, फर्म्स, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और गवर्नमेंट। तो यहाँ पे वही लिखा है। लेकिन स्टूडेंट एक चीज अगेन हमें ध्यान रखनी है, जैसे अब तक हम वैल्यू एडिशन में इंटरमीडिएट गुड्स को हटा के आए थे, इनकम मेथड में हमने अगेन जो भी इंटरमीडिएट वैल्यूज थी उसको काउंट नहीं किया था। एक्सपेंडिचर में भी हमें स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को काउंट नहीं करना। मतलब जो भी रॉ मटेरियल पे पैसा खर्च किया गया होगा वो क्यों काउंट करना, क्योंकि फिनिश गुड में तो वो काउंट कर ही लिया गया होगा, तो इसलिए हमें अलग से इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर्स को काउंट करने की जरूरत नहीं है। सो ये हो गई डेफिनेशन। अब देखते हैं कि मेथड क्या है और इसका फॉर्मूला कैसे काम करता है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो डेफिनेशन हमने देख ली एक्सपेंडिचर मेथड की क्या है। सो डेफिनेशन से हमें ये तो पता चल गया कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए गए कंजम्पशन उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज में से होनी है, राइट, ठीक है। तो वहां से हमारे पास एक डेरिवेशन के लिए एक पॉइंट मिला कि वैल्यू एडिड क्या है स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमने बनाया उसी की जो एडिशन है उसी को हम वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं, जो कि इक्वल किसके होता है स्टूडेंट्स, जीडीपी एट एमपी। और यही जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन अमंग किस में होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें ध्यान से देखना है कि जो ये वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, तो डेफिनेशन में भी क्या लिखा था कि अल्टीमेटली जितने भी गुड्स बने हैं वो सारे कंज्यूम कर लिए जाते हैं, मतलब वो सारे यूज कर लिए जाते हैं। यूज कैसे होते हैं, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से कंजम्पशन की जाएगी, प्लस प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू में इन्वेस्टमेंट की जाएगी, राइट। मतलब कंज्यूमर कंजम्पशन करेगा, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा। सो इस फॉर्म में क्या होगा, इनका यूटिलाइजेशन होगा, मतलब इनके ऊपर एक्सपेंडिचर होगा। कैसे देखते हैं। सो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स को 2 तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं स्टूडेंट्स हम, या तो हम इनको कंजम्पशन की फॉर्म में लेते हैं या स्टूडेंट इसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट।
स्टूडेंट एक बात हमें ध्यान देनी है, इन्वेस्टमेंट को हम मैक्रो के अंदर क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं, अभी वो वर्ड नहीं लिखूंगा आपके लिए, इसे हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, कि कितनी कैपिटल फॉर्म हुई है, कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि जो इंडिविजुअल पार्ट पे इन्वेस्टमेंट होती है वो कंट्री के पार्ट पे नहीं भी हो सकती। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, जैसे कि आपने लैंड ली तो लैंड इज जस्ट मेयर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अगर आप लैंड पे कोई बिल्डिंग बनाते हो तो इन्वेस्टमेंट है, कोई फैक्ट्री सेटअप करते हो तो भी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपने जस्ट लैंड ले ली तो हो सकता है आपके लिए इन्वेस्टमेंट हो बट कंट्री के लिए नहीं है, क्योंकि कंट्री के लिए एक लैंड मिस्टर एक्स के नाम से मिस्टर वाई के नाम पे चली गई, एंड दैट्स इट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें देखना है डोमेस्टिक टेरिटरी में कंजम्पशन कौन कौन करते हैं। सबसे पहले कंजम्पशन जो होता है स्टूडेंट्स वो कौन करते हैं, वो करते हैं सारी की सारी कंजम्पशन हाउस होल्ड। तो सबसे पहला कंजम्पशन कौन करेगा, हाउस होल्ड स्टूडेंट। सबसे बड़ा सेक्टर हमारी इकोनॉमी का यही है। देखो आपको याद होगा मैक्रो के पहले लेक्चर में, अभी मैंने डेफिनेशन में भी कहा 4 सेक्टर है, तो कंजम्पशन भी स्टूडेंट 4 सेक्टर के बीच में ही होना है, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउस होल्ड कंजम्पशन करेगा। स्टूडेंट एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली जो है वो ये है, हाउस होल्ड जो अपनी कंजम्पशन करता है, तो ये सोचो जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज बना डोमेस्टिक टेरिटरी में वो तो कंजम्पशन करता ही है, लेकिन क्या सिर्फ वही कंजम्पशन करता है? एक बार खुद से सोच के देखो, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हम यूज कर रहे हैं, क्या वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज सिर्फ इंडिया में बनाए जाते हैं? क्या हम सिर्फ 100% गुड्स वही यूज कर रहे हैं जो सिर्फ इंडिया में बनते हैं? आई थिंक नहीं, आई थिंक ऐसा तो नहीं होता। तो इसका मतलब हाउस होल्ड कंजम्पशन करता है किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की, जो 2 तरीके से होते हैं। एक होते हैं जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होते हैं, प्लस कुछ गुड्स का स्टूडेंट इंपोर्ट किया जाता है। तो ये हमें बात ध्यान से याद रखनी पड़ेगी कि क्योंकि डोमेस्टिक में जरूरी थोड़ी ना कि इंडिया के अंदर सिर्फ जो हम गुड लेने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया का होगा। बाहर के कुछ भी ऑब्वियसली बात है, हम लोग यूज करते हैं, लाइक एमवे लोग यूज कर रहे हैं, बाहर का है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं दिन भर जो हम यूज करते हैं वो बाहर के होते हैं। तो ये आ गया। दूसरी जो कंजम्पशन है वो कौन करता है, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है स्टूडेंट्स, ये भी जो कंजम्पशन करती है इन्हें हम फाइनल कंजम्पशन मानते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो ये कंजम्पशन करेंगी ये फॉर द सेक ऑफ फाइनल कंजम्पशन करती है, इनका पर्पस इन्वेस्टमेंट नहीं है अपने ऑर्फनेज के लिए कुछ भी लेकर के आना, ठीक है, या ओल्ड एज होम के लिए कुछ लेके आना, वहां से ये लोग बेचते नहीं है, वहीं पे उसे यूटिलाइज कर लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तीसरी कंजम्पशन कौन करता है हमारी इकोनॉमी के अंदर, गवर्नमेंट। राइट, गवर्नमेंट भी तो कंज्यूम कर सकती है ना। जो हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं वो कंजम्पशन गवर्नमेंट भी तो कर सकती है। जो डिफेंस के लिए इतनी सारी चीजें आ रही हैं, जितनी भी चीजें हमारे पास हम देखते हैं, ठीक है, स्कूल चल रहे हैं, हॉस्पिटल चल रहे हैं, वहां भी तो बहुत सी चीजें हैं, तो गवर्नमेंट ये हो गया। सेम इन्वेस्टमेंट के पार्ट पर अगर स्टूडेंट्स हम देखें कि इन्वेस्टमेंट कौन करता है, तो भाई इन्वेस्टमेंट की अगर हम देखें तो पहला तो फर्म हो गई, राइट, पहले तो कौन होगी स्टूडेंट, फर्म ही हो गया, क्योंकि फर्म्स भी क्या करती है, फर्म्स भी अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट्स करती हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट कौन इन्वेस्टमेंट करता है, हमारी गवर्नमेंट। हमारी कंट्री के अंदर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड, डैम, ब्रिजेस, ये सारे के सारे इन्वेस्टमेंट किसके हैं, गवर्नमेंट के। और स्टूडेंट एक इन्वेस्टमेंट है जो हाउस होल्ड करता है। मैंने आपको बताया था बिल्कुल स्टार्टिंग के लेक्चर्स में कि हाउस होल्ड अपनी एंटायर लाइफ में सिर्फ एक ही इन्वेस्टमेंट करता है, और वो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, वो इन्वेस्टमेंट होती है उसका घर लेना, दैट्स इट। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं मानते। लेकिन इसके साथ एक चीज स्टूडेंट हमें और देखनी है, जिस हिसाब से हमारे पास इंपोर्ट्स होते हैं, हम बाहर के देशों से अपनी कंट्री में इंपोर्ट करते हैं, उसी अकॉर्डिंगली स्टूडेंट हम अपनी कंट्री से बाहर के देशों में क्या करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इसलिए मैं इस चीज को एलिमिनेट कर रहा हूं और यहां पे पार्टिसिपेशन लिख देता हूं, जो कि किसका है स्टूडेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का। ये चीज आपने याद रखना है, ठीक है। ये किसका पार्टिसिपेशन हो गया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का।
सो यहाँ से एक बेसिक फ्रेमवर्क स्टूडेंट हमें एक्सपेंडिचर मेथड का मिल गया कि कौन कौन से कंजम्पशंस है, कौन सी इन्वेस्टमेंट्स है, हमें सबको प्लस कर देंगे, हमें टोटल जो एक्सपेंडिचर है इन चारों सेक्टर का वो पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, देखते हैं कि इनके एग्जैक्ट नेम क्या है जिसके बेसिस पे हमारा फॉर्मूला काम करेगा और एग्जाम में जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो उसी के बेसिस पे आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो जीडीपी लिखा है ना, तो जीडीपी में हमारा सबसे पहला खर्चा जो है स्टूडेंट वो किसका है, वो है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, PFCE, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कभी कभी इसे सी भी लिखा होता है, तो ये हमें याद रखना है। ये क्या है, इसका मतलब हो गया स्टूडेंट हाउसहोल्ड्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। जो एक हाउसहोल्ड ने अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा किया वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट है। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स एक पार्ट हमारे पास इसमें और आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, NPOs। ठीक है, यहां पे से आप लिख लो एक्सपेंडिचर on goods and services made by NPOs serving households, है ना। डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि वो NPOs जो खर्च कर रहे हैं किसके ऊपर, जो अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा कर रहे हैं, जो हाउसहोल्ड को सर्व कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ऑल्टरनेटिव मेथड भी है कैलकुलेट करने का, देखते हैं वो क्या है। स्टूडेंट्स, कंजम्पशन पे हम कौन सा पैसा खर्च करते हैं, वो पैसा जो हमारे पास खर्च करने के लिए होता है हम वही कंजम्पशन पे खर्च कर सकते हैं। आपको ये क्या बात बोल रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है जो खर्च करने के लिए होगा। स्टूडेंट, दो चीजें होती हैं, एक होता है पर्सनल इनकम, एक होता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, है ना। मैं एक आपको छोटा सा चार्ट अगेन बना के दिखाता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो हमने अभी सीखा था, एक निकालते हैं प्राइवेट इनकम, याद होगा आपको। ठीक है, हमने इनकम मेथड में सीखा था प्राइवेट इनकम कैसे निकालते हैं। जब प्राइवेट इनकम में से स्टूडेंट जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं अपना कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं और अपनी रिटेन अर्निंग्स हटा देते हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आता है पर्सनल इनकम। ठीक है, पर्सनल इनकम का मतलब है वो इनकम जो हाउस होल्ड लेवल पे अर्न हो। जैसे मान लो मिस्टर अंबानी है, मिस्टर अंबानी की रिलायंस कंपनी को जो इनकम आई वो उनकी प्राइवेट इनकम हुई, तो मिस्टर अंबानी ने अपना टैक्स दिया और जो पैसा रिटेन करना था वो रिटेन कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या आ गई, मिस्टर अंबानी की पर्सनल इनकम आ गई। अब इस पर्सनल इनकम में से मिस्टर अंबानी क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या, अपने पर्सनल टैक्स, जिसे स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इनकम टैक्स, है ना। वो तो कॉर्पोरेट टैक्स था जो बिजनेस को चलाने के लिए दिया। जो कॉमर्स वाले उन्हें बहुत अच्छे से पता चल रहा होगा, जो नहीं है वो सुने। ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि हम बिजनेस को और बिजनेसमैन को दो अलग एंटिटी मानते हैं। हम खुद तो एक नेचुरल एंटिटी है जिस जो नेचर के थ्रू आया, लेकिन जो हमारा बिजनेस है स्टूडेंट्स वो एक आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी है। ठीक है, अगर कल को मुझे किसी प्रोडक्ट में दिक्कत आती है रिलायंस की, तो आई कैन नॉट सू मिस्टर अंबानी, आई कैन सू रिलायंस। तो रिलायंस की अपनी एक आइडेंटिटी है, तो रिलायंस की अपनी आइडेंटिटी है तो रिलायंस अपना टैक्स पे करेगा। मिस्टर अंबानी की अपनी आइडेंटिटी है, मिस्टर अंबानी अपना टैक्स पे करेंगे। तो माइनस पर्सनल टैक्स, और इसमें से माइनस किया जाता है जिसे हम बोलते हैं मिसलेनियस रिसीट्स टू गवर्नमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम कहते हैं कि ये छोटे मोटे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो कोई भी प्राइवेट पर्सन पूरे साल में गवर्नमेंट की छोटी मोटी सर्विसेज को लेने के लिए खर्च करता है, या कोई भी
चालान वगैरह कोई फीस है वो भी कोई भी जो पे करता है। जब हम ये माइनस करते हैं स्टूडेंट तो हमारे पास आता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। नाउ स्टूडेंट्स ये वो इनकम है जो आप स्पेंड कर सकते हो, ये इनकम आप स्पेंड नहीं कर सकते। मान लो आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीने की, तो इस हिसाब से आपकी इनकम साल की 12 लाख रुपए हो गई। क्या 12 लाख रुपए आप खर्च कर सकते हो? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 12 लाख में कुछ परसेंटेज टैक्स का होगा जो आपको देना पड़ेगा। अगर आप 12 लाख पूरे खर्च कर दोगे बिना टैक्स दिए तो आईटी डिपार्टमेंट आपके घर रेड मार सकता है, आपको पेनलाइज किया जा सकता है एंड यू विल बी सेंटेंस्ड टू जेल ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है कि 12 लाख रुपए इनकम है, उस इनकम में से हम माइनस करेंगे जो भी साल के टैक्सेस हैं हमारे और जो भी रिसीट्स हमारी बनती है। उसके बाद स्टूडेंट जो हमारे पास आता है उसे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पीडीआई कहा जाता है एंड इट्स पीआई। तो ये स्टूडेंट आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, तो अब आपको समझ में आया कंजम्पशन के लिए हम कौन सा पैसा यूज कर सकते हैं? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर हम ऑल्टरनेटिव देखें तो अगर किसी क्वेश्चन में हमें पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम दिया हो मींस पीडीआई, तो वो कहां यूज होगा स्टूडेंट? वो दो जगह पे यूज हो सकता है। एक क्या हो सकता है? पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो मेरे पास पैसा खर्च करने के लिए स्टूडेंट वो या तो मैं खर्च कर सकता हूं या तो मैं क्या कर सकता हूं? सेव। तो हो जाएगा पर्सनल सेविंग्स एंड दैट इज द आइडिया। तो कुछ क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स हमें क्या होता है, हमें नहीं दिया होता पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या पर्सनल सेविंग्स नहीं दिया होता, वहां पे हमें ये चीज को याद रखना है स्टूडेंट कि अगर मान लो आपको क्वेश्चन में पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम दिया है तो उस पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और पर्सनल सेविंग दी है तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में माइनस कर देंगे पर्सनल सेविंग्स, तो क्या हो जाएगा? पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम दो पार्ट में डिवाइड होती है, या तो कंजम्पशन या तो सेविंग्स की फॉर्म में डिवाइड होती है। तो ये हमें याद रखना है कि किसी भी तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं क्योंकि अलग अलग फॉर्म में कुछ भी गिवन हो सकता है। तो ये हो गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो हो गया पहला पार्ट। दूसरा हमने कहा था कंजम्पशन के बाद दूसरा कौन होता है? दूसरा हमारी गवर्नमेंट भी कंजम्पशन कर सकती है। तो सेकंड हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स गवर्नमेंट की। इसे भी हम क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, राइट। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं GFCE। ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नाउ स्टूडेंट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो एक्सपेंडिचर जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। आप जानते हो हमारी गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर पे खर्चा करती है, राइट। हमारी गवर्नमेंट स्कूल्स पे खर्चा कर रही है। गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ साथ आपको पता है हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे खर्चा करती है। तो बहुत सारे खर्चे हैं यहाँ पे। तो एक्सपेंडिचर मेड बाय गवर्नमेंट, वो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है से ऑन लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, है ना। ये सारे खर्चे जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है। अब स्टूडेंट GFCE को निकालने का तरीका क्या होता है ये देख लेते हैं। ठीक है, हम SMA मेथड को यूज कर रहे हैं और हम उसी रिपोर्ट्स को यूज कर रहे हैं जो कि हमारी सेम कौन यूज कर रहा होता है? सेम CSO जो रिपोर्ट्स को यूज करता है। जैसे कि अभी तक मैंने दोनों मेथड का आपका रिलेटिव दिखा दिया कि जो हमने किया ऑलमोस्ट वही CSO करता है। तो GFCE का फॉर्मूला जब हम बात करते हैं SMA के अकॉर्डिंग क्या है? गवर्नमेंट का खर्चा सबसे पहला कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जो हमने पढ़ा भी था स्टूडेंट्स इनकम मेथड में। तो पहला खर्चा गवर्नमेंट कहाँ करती है? कॉम्पनसेशन में। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। फिर इसके बाद स्टूडेंट हम प्लस करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्योंकि स्टूडेंट गवर्नमेंट कोई कंपनी तो नहीं है कि वो उसको फाइनल बना करके बेचने के लिए पैसा कमाएगी। तो जितना भी गवर्नमेंट का इंटरमीडिएट के तौर पे खर्चा होता है हम उसे भी प्लस करते हैं। तो कॉम्पनसेशन प्लस किया, प्लस करते हैं हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो भी है। एक स्टूडेंट आपको यहाँ पे बात याद रखनी है कि यहाँ पे हम गवर्नमेंट कंपनीज की बात और जनरल गवर्नमेंट की दोनों को लेकर के बात कर रहे हैं। तो इस चीज को आपने याद रखना है
क्योंकि जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो गया, तो लॉ एंड ऑर्डर का खर्चा किसका होगा? लॉ एंड ऑर्डर का खर्चा ऑफ कोर्स आपकी जनरल गवर्नमेंट का होगा। लेकिन कॉम्पनसेशन हो गया, तो कॉम्पनसेशन तो गवर्नमेंट कंपनीज भी पे करती हैं और जनरल गवर्नमेंट भी पे करती है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्या आता है? कंजम्पशन। इसमें हम प्लस करते हैं स्टूडेंट्स CFC, विच इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि ग्रॉस वैल्यू है तो ग्रॉस का एक कंपोनेंट स्टार्टिंग से क्या चला रहा है? CFC, तो CFC प्लस इसमें स्टूडेंट्स प्लस किया जाता है डायरेक्ट परचेजेस मेड अब्रॉड फॉर embassies and आर्मी स्टैब्लिशमेंट्स। ये स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात है, ये खर्चा वो तो अब्रॉड में आया है, लेकिन इसे हम डोमेस्टिक खर्चा मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स ये देखो, ये एम्बेसी और आर्मी स्टैब्लिशमेंट का खर्चा है, और हमने जब डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तभी हमने इस बात को समझ लिया था कि एम्बेसी और आर्मी स्टैब्लिशमेंट हमारी नेशनल बाउंड्री के बाहर होते हैं, लेकिन ये जिस भी कंट्री के होते हैं ये उन्हीं का डोमेस्टिक टेरिटरी होता है। याद होगा आपको? नहीं तो प्लीज आप एक बार डोमेस्टिक टेरिटरी की वीडियो को दोबारा चेक करना ताकि आपको याद हो जाए। किसी भी कंट्री के अंदर जो उसकी एम्बेसी होती है, जो वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में रहे, उसकी आर्मी स्टैब्लिशमेंट होती है, वो वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में रहे, लेकिन वो डोमेस्टिक टेरिटरी उसी कंट्री का मानी जाती है। तो हमारे पास दो खर्चे हो गए कंजम्पशन वाले। एक खर्चा किसने किया? एक खर्चा किया हमने कहा था हाउस होल्ड है, नॉन प्रॉफिट ने, गवर्नमेंट ने। तो जो हमारे पास खर्चे थे वो हो गया। अच्छा, एक चीज स्टूडेंट रहेगी फॉर्मूले में हमारे पास, हमें माइनस करना होगा सेल रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट जो भी सेल्स वगैरह करती है, उस सेल से जो भी पैसा गवर्नमेंट के पास आता है, ठीक है, तो वो सारा पैसा जो है वो क्या करना पड़ता है? माइनस हमें करना पड़ता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं खर्चों की। तो जो भी तुम्हारे पास सेल से जो पैसा आया है वो क्या करते हैं? डिडक्ट। तो यहां से हमें पता चल गया कि हाउस होल्ड के खर्चे, एनपीओ के खर्चे कंजम्पशन में कितने हैं। यहां से हमें पता चल गया हमारी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट का खर्चा कितना है, ठीक है। मैं उस पार्ट को मिटा रहा हूं, होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। याद रखने वाली चीज है, याद जरूर रखेंगे इसको, ठीक है। अब ये आ गया। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मीन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन को स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो उसे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन विच इज GDCF, ठीक है। इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि हमारी कंट्री के अंदर, मतलब जो हमारी पूरी कंट्री है, हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट पे कितना खर्चा हुआ, ठीक है। तो जो भी खर्चा हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर होता है, उन सारे खर्चों को हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, जिसका मतलब है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब वो सारे खर्चे स्टूडेंट्स जो किस पे किए गए हैं? जो फिक्स्ड असेट्स पे किए गए हैं। मतलब हमारी कंट्री ने जितना भी फिक्स्ड असेट्स के ऊपर पैसा खर्चा, वो सारा पैसा क्या होता है स्टूडेंट्स? वो होता है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें तीन चीजें आ जाती है स्टूडेंट, मतलब जब हम फिक्स्ड कैपिटल की बात करते हैं कि फिक्स्ड असेट्स पे कितने खर्चे हुए हैं, तो फिक्स्ड असेट्स पे स्टूडेंट्स हमारे पास तीन खर्चे आते हैं। वो तीन खर्चे किसके आते हैं? याद करो, हमने कहा था कि जो हमारे कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन है वो तीन लोग करेंगे। फर्म करेगी, हाउस होल्ड करेगा और हमारी गवर्नमेंट करेगी। तो वही तीन खर्चे, तीन इन्वेस्टमेंट्स बन के आती है। जो फर्म करती है उसे हम कहते हैं ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कि जो एक बिजनेस है उसने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितनी करी। स्टूडेंट आई होप आपको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पता होगा। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वो एसेट्स जो लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस को बेनिफिट देते हैं, जो लंबे टाइम तक जो फर्म यूज करती है, उन सबको हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। तो ग्रॉस बिजनेस
फिक्स इन्वेस्टमेंट, इसके बाद आता है ग्रॉस रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट इसका मतलब क्या है, मैंने कहा ना एंटायर लाइफ स्पैन में हाउस होल्ड सिर्फ एक खर्चा करता है अपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे, वो होता है अपना घर लेना। क्योंकि जो वो घर लेता है एक सिर्फ वही एक ऐसा खर्चा होता है लाइफ टाइम में उसका, जो कि उसके लिए क्या होता है, जो कि उसके लिए फिक्स इन्वेस्टमेंट होती है। बाकी सारी चीजें वो अपने कंजम्पशन के लिए खर्चा करता है, राइट। और इंडिविजुअल पार्ट पे वो जिस चीज को इन्वेस्टमेंट मानता है, कंट्री उसे इन्वेस्टमेंट नहीं मानती है, तो हमें ये याद रखना है। थर्ड आता है हमारे पास गवर्नमेंट जो खर्चे करती है, उसे हम कहते हैं ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। जितने भी हम रोड, डैम, ब्रिजेस ये सब देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमें कौन दे रहा है, ये हमें गवर्नमेंट दे रही है। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ये सारी चीजें पब्लिक इन्वेस्टमेंट है। तो कंट्री में फिक्स इन्वेस्टमेंट के 3 टाइप है, इन तीनों को हमने प्लस किया तो हमें कंट्री का ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब कंट्री की ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट समझ में आ गई। स्टूडेंट इसके अलावा एक इन्वेस्टमेंट होती है जो आपने पहले वैल्यू एडेड मेथड से ही पढ़ी थी, जो कि 1 साल से ज्यादा स्टॉक चल जाता है, तो क्या कहते थे उसे हम, इन्वेंट्री, चेंज इन स्टॉक, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, याद है। 1 साल से ऊपर तक चल गया वैल्यू एडेड मेथड, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो अगर मान लो प्रोड्यूसर के पास फिनिश गुड्स साल के एंड में रह गए, नहीं बिक पाए, सेमी फिनिश गुड्स मतलब आधे प्रिपेयर हुए थे, पूरे नहीं हो पाए थे, साल के एंड तक रुके हुए, ठीक है, और रॉ मटेरियल जो उन्होंने खरीदा था प्रोसेस नहीं हुआ, ये तीनों चीजें उनकी क्या है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट, अभी मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट कॉमर्स वाले उन्हें पता चल जाएगा, जो ह्यूमैनिटीज वाले या नॉन कॉमर्स वाले वो ध्यान से समझे। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट्स 2 तरीके की होती हैं, एक फिक्स और एक इन्वेंट्री। फिक्स इन्वेस्टमेंट वो होती है जो बहुत सेवरल ईयर्स तक एक फर्म यूज करती है स्टूडेंट्स, ताकि वो प्रोडक्शन करे, बेचे और पैसा कमाए। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब स्टूडेंट वो होता है जो उन्होंने बनाया, बेचा और अर्न कर लिया। तो रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, ये भी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कौन सी, ये इन्वेंट्री है, क्योंकि बेचेंगे और पैसा कमा लेंगे। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में क्या आता है, सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स और आपके फाइनल गुड्स जो कि प्रोड्यूसर के पास बच गए साल एंड में, क्योंकि कमिंग ईयर के लिए स्टूडेंट्स वो क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से आता है, दैट इज चेंज इन स्टॉक और चेंज इन इन्वेंट्री इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, क्लोजिंग माइनस में ओपनिंग स्टॉक, है ना, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या हो गया, ये स्टूडेंट हमारे पास हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये बात आ गई। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इसमें फोर्थ कंपोनेंट की। जैसा कि हम कह रहे थे कि सारे के सारे गुड्स जो हम कंज्यूम करते हैं, वो सारे के सारे गुड्स ऐसा तो नहीं है कि हमारी कंट्री में ही बने हो। सिमिलरली सारे के सारे जो फॉरेन वाले लोग गुड्स यूज करते हैं, वो भी जरूरी नहीं कि उन्हीं के पास बने हो। मतलब कुछ गुड्स एंड सर्विसेज हमारे देश से निकल करके बाहर चले जाते हैं, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज उनके देशों से यहाँ पे आ जाते हैं, राइट। तो जो हम लोग यहाँ पे उनके कंज्यूम कर रहे हैं वो हटा देते हैं, और जो हमारे वहां गए वो हम प्लस कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, नेक्स्ट हमें ऐड करना है नेट एक्सपोर्ट्स, विच इज एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट्स, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या करना है हमें, नेट एक्सपोर्ट्स, विच इज एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, एक्सपोर्ट का मतलब वो एक्सपेंडिचर जो फॉरेनर्स ने हमारे गुड पे किया, क्योंकि हमने बाहर भेजा, तो मतलब उन्होंने हमारे गुड पे खर्चा किया। जबकि इंपोर्ट्स का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट्स का मतलब है वो खर्चा जो हमारे देश का बाहर के बने हुए गुड्स और सर्विसेज पे हुआ, क्योंकि इंपोर्ट का मतलब क्या है, वहां से गुड मंगाना, तो गुड मंगाने के लिए वी नीड टू मेक एक्सपेंडिचर। तो ये आ गया हमारे पास नेट एक्सपोर्ट्स, फोर्थ पार्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें स्टूडेंट्स एक पार्ट हमारे पास और भी होता है, फिफ्थ पार्ट, मेरे पास जगह कम है, मैं उसको यहां लिख देता हूं। फिफ्थ पार्ट जो हमारे पास होता है उसे स्टूडेंट्स हम कहते हैं वैल्यूएबल्स, ठीक है। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स हम उसे, वैल्यूएबल्स। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय वैल्यूएबल्स। वैल्यूएबल्स का मतलब क्या होता है, जब
हम एक्सपेंडिचर करते हैं एक्सपेंसिव ड्यूरेबल गुड्स से। जो भी एक्सपेंसिव ड्यूरेबल गुड्स पे आपका एक्सपेंडिचर किया जाता है ओवर टाइम, जितना भी आप एक्सपेंडिचर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आपका वैल्यूएबल्स कहते हैं। जैसे कि जो एक्सपेंडिचर्स आपने किए, से आपने डायमंड परचेज करा, ठीक है, डायमंड के अलावा आपने कोई और प्रीशियस स्टोन परचेज किया, तो ये जितने भी एक्सपेंडिचर कंट्री में इन वैल्यूएबल्स पे किए जाते हैं, इससे क्या कहा जाता है, वैल्यूएबल्स कहा जाता है। तो इन पांचों चीजों को स्टूडेंट क्या किया जाता है, इनको ऐड किया जाता है। मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हम प्लस करते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर दे रखा हो तो अच्छी बात नहीं, तो ये रहा उसका फॉर्मूला। उसमें हम प्लस करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है आपको डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, तो अगर डोमेस्टिक दिया हो तो ठीक है, नहीं तो फिक्स दिया होगा। और जब भी ग्रॉस फिक्स बोला हो, जब भी फिक्स वर्ड लिखा हो, तो उसमें आपको चेंज इन स्टॉक ऐड करना ही होगा, ताकि आप फिक्स और इन्वेंटरी दोनों को काउंट करो। फिर इसमें हम ऐड करते हैं चेंज नेट एक्सपोर्ट, दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस में इंपोर्ट। एक्सेस एक्सपोर्ट स्टूडेंट्स और एमएस इंपोर्ट, ठीक है, ओके। और उसमें हम ऐड करते हैं स्टूडेंट्स वैल्यूएबल्स। तो इस तरीके से जब हम इन सारी चीजों को फिगर आउट करते हैं, सब चीजों को प्लस कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है स्टूडेंट, एक्सपेंडिचर मेथड आता है, ठीक है। एक चीज होती है स्टूडेंट जिसे हम स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी कहते हैं। मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में समझाया था कि काफी सेक्टर्स हमारे अनइनकॉर्पोरेटेड है, कुछ सेक्टर इनकॉर्पोरेटेड है, कुछ लोग अपने एक्सपेंडिचर्स को बताते ही नहीं है ना। हमारी कंट्री में इस चीज को पता कर पाना, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को पता कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत से लोग अपने एक्सपेंडिचर्स को डिस्क्लोज भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब प्रैक्टिकली इस मेथड को वर्कआउट किया जाता है तो एक एडजस्टमेंट की जाती है। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी उसका नाम होता है, मतलब जो भी गैप रह जाता है उसको हम डिस्क्रिपेंसी से एलिमिनेट करते हैं, सो दैट जो आंसर है हमारा सेम है। मतलब जब हम वो रिपोर्ट देखेंगे नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स की, तो उसमें पीएफसीई मिलेगा, जीएफसीई मिलेगा, जीडीसीएफ मिलेगा, चेंज इन स्टॉक मिलेगा, मतलब जीएफसीई लिख के प्लस चेंज इन स्टॉक मिलेगा, नेट एक्सपोर्ट मिलेगा, वैल्यूएबल्स मिलेंगे। एक चीज हमें और मिलेगी जिसे हम क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी, जिसका मतलब मैंने आपको बताया कि जो भी गैप्स रह जाते हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए हम यूज करते हैं। सो ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक काम करते हैं, इस मेथड के प्रिकॉशंस देखते हैं कि इस मेथड से जीडीपी कैलकुलेट करते वक्त कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। साथ ही साथ में बात करते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है जब वो ये मेथड अप्लाई करती है तो क्या सेम यही है। तो मतलब एक नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट चेक करते हैं, किसकी, एक्सपेंडिचर मेथड की। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूला हमने देख लिया कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स प्लस वैल्यूएबल्स, हमने पांचों पार्ट को प्लस किया, हमारे पास क्या आ गया, जीडीपी एट एमपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। डेरिवेशन भी हमने देख ली। अब अगेन बात करते हैं इस मेथड के प्रिकॉशंस की। तो पहला, इंटरमीडिएट गुड्स। स्टार्टिंग में लेक्चर में मैंने बताया था इंटरमीडिएट गुड्स की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनल में दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड। ट्रांसफर पेमेंट्स, जब हम ट्रांसफर इनकम को ही नहीं काउंट करते तो ट्रांसफर पेमेंट के खर्च को कैसे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड हैंड गुड्स की इनकम को काउंट नहीं करते, तो अगेन एक्सपेंडिचर भी उसके ऊपर नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स कमीशन जो है वो तो काउंट की जाएगी, ठीक है। और ये हमने वैल्यू एडेड मेथड में ही देखा था कि अगर खुद के लिए कोई गुड की प्रोडक्शन की गई है तो खुद के लिए जो प्रोडक्शन की जाएगी स्टूडेंट्स उसको काउंट किया जाएगा, लेकिन गुड्स की सर्विसेज को काउंट नहीं हम करते, ठीक है। देन परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, जो फाइनेंशियल एसेट्स अगेन इनकम मेथड वाली चीज है, क्योंकि इनकम जो नहीं काउंट हुई तो वो एक्सपेंडिचर भी कैसे काउंट होंगे। तो स्टूडेंट्स ये पूरा एक्सपेंडिचर मेथड है। अब बात करते हैं रिपोर्ट की कि जो हमने पढ़ा क्या रिपोर्ट वही है या उसमें भी कुछ चेंजेस हैं। सी स्टूडेंट्स, ये रिपोर्ट हमारे पास वही एक्सपेंडिचर मेथड की सीएसओ की रिपोर्ट। अब जरा एक बार चेक करते हैं, हमने पहला कंपोनेंट पढ़ा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। स्टूडेंट्स प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा कंपोनेंट हमने पढ़ा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरा हमने पढ़ा था ग्रॉस डोमेस्टिक के फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के दो पार्ट थे, एक था ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और एक था चेंज इन स्टॉक। स्टूडेंट्स
लुक एट हियर, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक, राइट। फिर हमने पार्ट पढ़ा था वैल्यूएबल्स, स्टूडेंट्स वैल्यूएबल्स है हियर। उसके बाद हमने पढ़ा था एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट्स लेस इंपोर्ट्स। और मैंने आपको बताया था स्टूडेंट डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, मतलब होता क्या है, बहुत सारा डेटा जो होता है हमारे पास नहीं होता अवेलेबल, तो हम क्या करते हैं, हम उसे स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी से इवैल्यूएट करते हैं। ये एक एवरेज होता है, ठीक है, ये एवरेज के थ्रू निकाला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जब सारे कंपोनेंट को ऐड किया तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके सामने आ गया जीडीपी, और जो भी परसेंटेज चेंज है वो आ गया। सो दैट इज द आइडिया ऑफ ऑल द थ्री मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी। तो आपने देख लिया कि तीनों मेथड्स कैसे काम करते हैं, और ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स जो हमें पढ़ाया जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स का कहना, स्टूडेंट्स का कहना, सोच बहुत अलग होती है कि पता नहीं कितना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कितना नहीं है, जो हम पढ़ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आप पढ़ते हैं। हाउएवर कुछ, क्योंकि हम सोशल साइंसेस के ब्रांच में हैं, तो कुछ अजम्पशंस हमें लेनी पड़ती है रियलिस्टिक वर्ल्ड को एक पैरामीटर में लेके आने के लिए, लेकिन इकोनॉमिक्स बिल्कुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हमारी वही सराउंडिंग्स जो हम डे टू डे फेस करते हैं स्टूडेंट्स, उन्हीं सबसे मिला करके ये सब्जेक्ट बना हुआ है। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, कोई थ्योरी होने का मतलब ही नहीं बनता। जो प्रैक्टिकली दुनिया में चीजें हो रही हैं उनको हम थ्योरेटिकल फॉर्म में एनालाइज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, राइट। सो ये तीनों मेथड्स हमारे कंप्लीट हो गए, और इसी के साथ हमारी नेशनल इनकम की जो सीरीज है वो पूरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के ऊपर, जो कि हमारे पास गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रेट है। लेकिन मैं उससे पहले आपसे एक बात और कहूँगा, जो चैनल इकोनॉमिक्स है उस पर आपको सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस रिलेटेड वीडियोस नहीं मिलेंगी, जितनी भी जनरल इकोनॉमिक्स है आपको उसकी भी वीडियोस मिलेंगी। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हर तरह की वीडियो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जैसे आपके माइंड में कई बार डाउट आता होगा कि भाई यूएस से इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर कैसे है, तो यूएस से इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर कैसे है वो आपको मिलेगा। यूएस डॉलर को इतनी इंपॉर्टेंस कैसे मिल गई। सो इकोनॉमिक हिस्ट्री से लेकर के करंट इकोनॉमिक्स तक एक एक टॉपिक आपको इन सब में देखने को मिलेगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज्यादा हो सकता है शेयर वो करें। आई नीड योर सपोर्ट।